हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सम्मान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से ही है, उस किताब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 12 न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 11 अध्याय करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण अध्यायों को कवर कर लिया है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है। बताना है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है। पहला दे रखा है भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है। अगर न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो भारत का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा उल्लेख नहीं, कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया कि 35 वर्ष उम्र होनी ही चाहिए। ये कथन गलत दिख रहा है। सी बिल्कुल सही दिख रहा है कि 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। ये सही है। और डी दे रखा है कि वह एक प्रांगत विधिवेता होना चाहिए राष्ट्रपति की नज़र में। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे सही है। अर्थात गलत कौन सा है, कौन सा अनिवार्य नहीं है। उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ये अनिवार्य अर्हता नहीं है। ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 124 के 3 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यताओं का होना आवश्यक है। निम्न योग्यताओं का होना आवश्यक है जब वह भारत का नागरिक हो, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में रह चुका हो। ठीक है, और 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। राष्ट्रपति की राय में प्रांगत अधिवक्ता हो। अगर इसमें कंडीशन अगर कोई फॉलो करता है तो वो उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित किए जाते हैं। आसान सा सवाल है, ध्यान रखिएगा, भारत के संचित निधि पर। अर्थात भारत के संचित निधि से ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते एवं पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दी जाती हैं, जबकि पेंशन देखेंगे भारत की संचित निधि के पर ये भारित होते हैं अर्थात दी जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, उच्चतम न्यायालय के, ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने पर रोक है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने पर रोक लगाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के किसी भी न्यायालय में जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं कोई भी न्यायाधीश, तो भारत के किसी भी न्यायालय में वो फिर से वकालत नहीं कर सकते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 124 के 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं करेगा। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही साबित कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही साबित कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जा सकता है, अर्थात हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये लाइन जरूर ध्यान दीजिएगा,
अगर ऐसा है तो इसका प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2/3 बहुमत से ये पारित होना चाहिए। संसद द्वारा पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए संसद के उसी सत्र में ये रखा जाता है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 2013 में बताना है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी किन राज्यों में? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा में? तो ध्यान रखिएगा 2013 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कौन कौन? एक तो आपका मेघालय था, दूसरा त्रिपुरा था और तीसरा था मणिपुर। ठीक है, तो ये 3 राज्यों में देखेंगे कि उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 2013 में, अर्थात यहाँ पे 2 और 4 सही दिख रहा है, अर्थात सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 ईस्वी में संशोधन करके मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के लिए मार्च 2013 में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। पहले पूर्वोत्तर के 7 राज्य गुवाहाटी के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते थे, परंतु नए उच्च न्यायालयों की स्थापना के पश्चात अब केवल असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शेष रह गए हैं। वर्तमान में देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है, ध्यान रखनी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर संघ राज्य क्षेत्र दे रखा है, इधर क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय कहाँ पे है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पुदुचेरी का देखेंगे आप, यहाँ पे मद्रास में है। ठीक है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका देखेंगे जो उच्च न्यायालय है ये कहाँ पे है? कलकत्ता में है। लक्षद्वीप कब देखेंगे कि ये केरल में है और दमन एवं दीव ये मुंबई में है। अगर आप इन संघ राज्य क्षेत्रों को देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, स्थिति देखेंगे तो आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि आप देखेंगे कि जो जहाँ पे है उसी के आसपास जो राज्य होंगे वहीं पे उनका क्षेत्राधिकार भी कह सकते हैं उच्च न्यायालय स्थित है। जैसे पुदुचेरी देखेंगे कि ये लगभग देखेंगे तमिलनाडु के आसपास देखने को मिलेगा ये दोनों साइड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखेंगे कि ये कलकत्ता साइड वाला में है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के साइड में है। लक्षद्वीप देखेंगे, लक्षद्वीप कहाँ पे है? देखेंगे केरल के आसपास में है ये। दमन द्वीप देखेंगे कि ये महाराष्ट्र वाला एरिया के पास देखेंगे दमन द्वीप देखने को मिलता है। तो इसका उच्च न्यायालय कहाँ पे है? मुंबई में है। तो आसानी से आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं जिस तरह से खास करके ऑप्शन दिए गए हैं उस अकॉर्डिंग, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आसान सा सवाल है, कौन थी? तो ये थी फातिमा बीबी, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। एम फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। इनका कार्यकाल 6 अक्टूबर 1989 से लेकर के 29 अप्रैल 1992 तक था। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य बनी हुई थी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? सवाल फिर से सुन लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? अनुच्छेद 323 के क में, या फिर दिए गए ऑप्शन आपको बतानी है कि कौन सा सही आंसर है। ध्यान रखनी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही है, तो अनुच्छेद 323 के क में। ठीक है, इसके तहत उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ध्यान रखनी है, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। चलिए अगला सवाल है कि जिस न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायाधीशों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये सवाल है। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा राज्यपाल के द्वारा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ध्यान दीजिएगा, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 232 के 2 के अनुसार
आदि कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, उच्च न्यायालयों के अधीन एवं उसके नियंत्रण में कार्य करने वाले न्यायालयों की अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। इसका उल्लेख संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक किया गया है। जिला न्यायालय दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका आपराधिक न्यायालय, जिसे क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं, और दूसरा होता है दीवानी न्यायालय, जिसे सिविल कोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्रिमिनल कोर्ट अलग है, सिविल कोर्ट अलग है, दो तरह के कोर्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। जिला न्यायालय के दो प्रकार हैं, यहाँ ध्यान रखनी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अपन ये जो आपका क्रिमिनल कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि ये कोर्ट किस कोर्ट के अधीन आएगा। ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा लिस्ट आप कहीं से ढूंढ लीजिएगा कि क्रिमिनल कोर्ट में कौन कौन से केस आते हैं और सिविल कोर्ट में कौन से आते हैं। वैसे सिंपल से इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी रीट ऐसी हैं जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती हैं। बताना है कौन सी रीट ऐसी हैं जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती हैं। ये है परमादेश, अर्थात बी ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय ऐसे किसी भी सार्वजनिक प्राधिकारी, अधिकारी तथा न्यायिक निकायों आदि के विरुद्ध आदेश जारी कर सकता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों को, कानूनी दायित्वों के पालन की अपेक्षा या इससे इनकार करते हैं। इस रीट के माध्यम से न्यायालय किसी अधिकारी को उसके संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारों के प्रयोग के बारे में निर्देश दे सकता है कि वह संविधान का कानून द्वारा उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करे। रीट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ये प्रदान की गई है, याद रख सकते हैं। ठीक है, रीट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ये प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद जो है ना ये असंवैधानिक है। याद रखना है, सही आंसर होगा केरल। केरल ने ही सबसे पहले इसे असंवैधानिक घोषित किया था। भरत कुमार बानम केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक घोषित किया और निर्णय दिया कि बंद का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के क में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया। सवाल फिर से सुनिएगा, निम्नांकित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया। सही आंसर होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, के.एस. हेगड़े। ठीक है, न्यायमूर्ति के.एस. हेगड़े ने 17 जुलाई 1967 से लेकर के 30 अप्रैल 1973 तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं 21 जुलाई 1977 से लेकर 21 जनवरी 1980 तक लोकसभा के अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया था। अगला सवाल है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, क्या प्राप्त है। केवल मूल क्षेत्राधिकार, केवल परामर्श क्षेत्राधिकार, अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार, मूल अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार। तो ध्यान रखना ये सभी प्राप्त हैं, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा द्वारा अनुमोदन किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, है ना, या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर, या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श पर, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ही सही होगा। ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, है ना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं जो अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, या फिर इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो ध्यान रखना है, अभिलेख न्यायालय का अर्थ होता है
कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं जो अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। अभिलेख न्यायालय का क्या अर्थ होता है, क्लास 8 का एक किताब में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब है कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उसको अभिलेख के रूप में रखा जाता है और वो चीज़ फिर बाद में अन्य न्यायालयों के लिए भी ये बाध्यकारी होता है। इसी चीज़ को उसको नियम को पालन करना होता है जो निर्णय दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य उच्चतम न्यायालय के निर्णय साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं तथा भारत में सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होते हैं एवं न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आसान सा सवाल है, कौन करेगा? राष्ट्रपति। सी ऑप्शन सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों को पालन करने में समर्थ हो तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये भी आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा आंसर? सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी, संसद, है ना। संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है। मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, ध्यान रख सकते हैं। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अच्छा सवाल है, पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना है 5 होनी चाहिए। कितना? 5, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत संविधान के निर्वाचन से संबंधित किसी मामले की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 145(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन हो रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया को विनियमन के लिए नियम बना सकती हैं। सिंपल सा है, ध्यान रखना है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो ये आर्टिकल है आपका 137, ये ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों के पुनर्विलोकन अधिकार दिया गया था, रिव्यू करने का अधिकार दिया गया, ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ किस केस में बनी? उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ किस केस में बनी थी, आपको बतानी है। तो ये गोलकनाथ केस वाला है, याद कीजिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में जो हुआ था 1967 में, है ना। इसमें 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनाई गई थी जो उच्चतम न्यायालय को दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ थी, जबकि सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की जो संविधान पीठ थी केशवानंद भारती और केरल राज्य बनाम जो था 1973 का मामला। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ थी। इसके बाद पहले नंबर पर कौन है? तो ये है केशवानंद भारती और बनाम केरल वाला जो मामला था जो 1973 में आई थी। ठीक है, इसमें 13 न्यायाधीश की पीठ थी, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई नई दिल्ली में करता है। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बहुमत से, संसद के अनुमोदन से या फिर राज्य विधानसभा के अनुरोध पर।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत है ना। राज्य विधानसभा के अनुरोध पर कभी नहीं हो सकता, ऐसा संभव ही नहीं, सेंट्रल का मामला है ना ये। तो याद रखना है, सही आंसर होगा यहाँ पे राष्ट्रपति के अनुमोदन पर, अर्थात ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। सवाल है, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय की शक्ति उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है, सही आंसर है यहाँ पे मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 131 में किया गया है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार, केंद्र राज्य के मध्य विवाद, जो कि दो या दो से अधिक राज्यों का मध्य विवाद, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद तथा मौलिक अधिकार संबंधित विवाद आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सही आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है ये आपको बतानी है। तो याद रखना है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को कहा जाता है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ही सही होगा। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ये दोनों को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। जो भी निर्णय दिए जाते हैं अभिलेख के रूप में, साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं, और बाकी फिर आगे जो उससे नीचे वाले न्यायालय होते हैं उससे उस पर भारित होते हैं, उस पर निर्णय वो कर सकते हैं, उसे मानना होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, जनहित याचिकाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखना है, न्यायिक पहल के द्वारा, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ध्यान रखिएगा, न्यायिक पहल के द्वारा। जनहित याचिका का प्रारंभ 1980 के दशक में अमेरिका में हुआ था। इसे भारत में प्रारंभ करने का श्रेय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश PN भागवती को एवं BR कृष्ण अय्यर को दिया जाता है। न्यायालय की पहल के बाद ही जनहित याचिकाओं का दौर प्रारंभ हुआ, जिसके तहत कोई व्यक्ति या समाज कोई वर्ग जिसके विधिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो वह स्वयं या अन्य कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इसके तहत कोई भी व्यक्ति या समाज कोई भी वर्ग जिसके विधिक अधिकारों का हनन हुआ है ना, तो वह स्वयं भी या अन्य कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। जिसके बारे में हनन हुआ है ना, वही व्यक्ति ना जाकर के उसके बदले कोई दूसरा जाकर के वहाँ पे जाकर के याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका अधिकारों का हनन हुआ है, उसके पास आर्थिक तंगी है, वो वहाँ तक कोर्ट तक नहीं जा सकता है, तो उसके बदले चाहे तो कोई और भी जा कर के याचिका दायर कर सकता है। इसी को कहा जाता है जनहित याचिका। ठीक है, ये वैसे ही देखेंगे तो बहुत बड़ा वर्ग के लिए होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई व्यक्ति भी हो सकता है या फिर कोई समाज हो सकता है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंध किया गया है। तो याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक अनुच्छेद 122। ठीक है, अगला सवाल है, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है, कहाँ प्रचलित है ये। तो ध्यान रखना है, ये प्रचलित है आपका भारत और अमेरिका दोनों में। ठीक है, भारत और अमेरिका दोनों में प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो संविधान जरूरी है, जाहिर सी बात है कि अमेरिका में भी क्या होगा, ये प्रचलित होगा। भारतीय संविधान में यह प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध पाए जाने पर उसे रद्द कर देगा। ठीक है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन समझ में क्या है, ये यही है कि ये इसका मतलब ये है कि कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध पाए जाने पर इसे क्या करेगा, रद्द कर सकता है। कौन, जो उच्च न्यायालय है या फिर जो न्यायालय होंगे। ठीक है, जैसे आप धारा ले सकते हैं 370 है ना, जिससे जो हटाया गया, तो कुछ लोग लेकर के गए न्यायालय के पास कि ये देखिए गलत तरीके से हटाया गया, संविधान का उल्लंघन किया गया है। तो फिर वहाँ पर देखिए न्यायालय जांच पड़ताल की, पता चला कि नहीं ये ठीक ठाक है कि ये मतलब कह सकते हैं लीगल है,
ये अलीगल तरीके से नहीं किया गया है, 370 धारा हटाया गया, तो बिल्कुल सही है। तो फिर वो सही माना। अगर गलत मानता, सरकारी न्यायालय गलत मानती, बोलते नहीं इसे रद्द किया जाए, तो फिर वो रद्द हो जाता। ठीक है, सिंपल सा है। चलिए अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है संसद के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में सम्मिलित किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में सम्मिलित किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का प्राधिकार दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, संसद को, या फिर विधि एवं न्याय मंत्रालय को। तो याद रखनी है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, संसद इसका सही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखनी है, संविधान के अनुच्छेद 138(a) के अनुसार विधायी शक्तियों की संघीय सूची में सम्मिलित किसी भी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसे है? एक सवाल और छूट गया है क्या? हाँ, एक सवाल और छूट गया है, इसको देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो याद रखना, सही आंसर होगा उत्प्रेषण। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध दोनों रिटें अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती हैं। प्रतिषेध रिट कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने तथा उत्प्रेषण रिट कार्यवाही की समाप्ति या निर्णय को रद्द करने के लिए की जाती हैं। चलिए अब अगला सवाल है, बताना है संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से संबंधित न्यायालय से विधि के प्रश्न का सलाह लेने का अधिकार किसे है? आसान सा सवाल है, पूछ रहा है आपसे कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसे है? तो ये राष्ट्रपति को है। उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु यदि मांगी गई सलाह का संबंध संविधान के लागू 26 जनवरी 1950 होने के पूर्व किसी विषय से है तो सलाह देना अनिवार्य है, परंतु राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है, किससे संबंध है? ये संबंध है जनहित याचिका से। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है जनहित याचिका से, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। न्यायिक सक्रियता का अर्थ होता है कि जब न्यायपालिका अपनी न्यायिक भूमिका से आगे बढ़ करके कार्यपालिका या विधायिका की भूमिका से हस्तक्षेप करने लगे तो इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता का स्रोत संविधान नहीं है, बल्कि इसका संबंध किससे है? जनहित याचिका से है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु क्रमशः कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त आयु कितनी है, आपको बतानी है। अच्छा आसान सवाल है और अच्छा सवाल है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त का उम्र होता है 65 वर्ष। ठीक है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का होता है 62 वर्ष, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय की सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? उच्च न्यायालय की सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? तो हमने बता रखा है पहले ही, केशवानंद, और यहाँ पे देखेंगे जो केरल जो था ना आपका वो वाली केस, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही दिख रहा है, केशवानंद भारती केस। और यहाँ पे देखेंगे कि जो केरल के बीच में हुआ था ना 1973 में, जिसमें 13 न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए, और दूसरा था आपका ये गोलकनाथ वाला। चलिए अगला सवाल है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ है? तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ है? विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता
के विषय में परख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार। ये ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों 13, 32, 131 से लेकर 36 और 143, 145, 226, 227, 245, 246 और 372 के अंतर्गत सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त है। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। ठीक है, चलिए, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? बताना है किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। और आप लोग से ये भी हम राय जानना चाहेंगे कि क्या ये बिल्कुल सही था, क्या अंग्रेजी में ही भाषण होना, अंग्रेजी में ही कार्रवाई होना चाहिए, क्या हिंदी नहीं होना चाहिए, क्या कोई और भाषा नहीं होना चाहिए, क्या कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं होना चाहिए, अंग्रेजी को ही रखना क्या उचित था? ये आप लोग का राय है, हम लोग जानना चाहेंगे। क्योंकि भारत में देखेंगे कि मैक्सिमम जो बोलने वाले लोग हैं वो हिंदी भाषी लोग हैं। फिर इंग्लिश को रखने का क्या तर्क था, क्या इसके पीछे लॉजिक था, क्या आप लोग को समझ में आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सही है या गलत है। फिलहाल बताना है कि किस कानून के अंतर्गत ये रखा गया था अंग्रेजी भाषा, जो कि संपूर्ण कार्रवाई के दौरान इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। आसान सा सवाल है, कई बार हम बता चुके हैं। सही आंसर हो जाएगा, राज्य की बात हो रही है यहाँ पे, तो राज्य के समेकित निधि से दी जाएगी। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुत्र है? न्यायमूर्ति भागवती, श्री राजीव गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। आसान सा ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, भारत में चलित न्यायालय के जो इसका जो मानस पुत्र है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सी ऑप्शन सही है। भारत में चालित न्यायालय की परिकल्पना भारत के पूर्व राष्ट्रपति व वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। भारत की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने हरियाणा राज्य के मेवाड़ जिले के पुन्हाना में 4 अगस्त 2007 को किया था। मोबाइल न्यायालय डॉक्टर कलाम का मानस पुत्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ध्यान रखिएगा। सवाल है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस पर एक का क्षेत्राधिकार है? तो ये कोलकाता का होगा, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ये लिस्ट, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत अच्छा लिस्ट दे रखा है यहाँ पे, है ना। ध्यान से देखिएगा, बॉम्बे उच्च न्यायालय, इसमें देखें महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव। बॉम्बे उच्च न्यायालय देखेंगे कि महाराष्ट्र का भी न्यायालय यहीं पर है, गोवा का भी है, दादर नगर हवेली का भी है, दमन और दीव का भी है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे दादर नगर हवेली और दमन और दीव को अभी एक मिला मर्ज कर दिया गया है ना, ये ध्यान रखिएगा। कलकत्ता में देखेंगे उच्च न्यायालय में, पश्चिम बंगाल का तो है ही यहाँ पे, साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। गुवाहाटी जो कि असम में है, ये इसमें असम हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, इन देखेंगे 5 राज्यों का, 1 2 3 4 राज्य हैं यहाँ पे। 4 राज्यों का देखेंगे यहाँ पे न्यायालय है गुवाहाटी न्यायालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। वहीं बात करें केरल उच्च न्यायालय का, तो केरल तो होगा ही, साथ साथ में ये लक्षद्वीप है। मद्रास उच्च न्यायालय, ठीक है, तो यहाँ पे तमिलनाडु और पुडुचेरी का है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में देखेंगे पंजाब का भी वहीं पर न्यायालय है, हरियाणा का भी वहीं पर होगा और चंडीगढ़ का भी। और जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में देखेंगे जम्मू और कश्मीर तथा साथ साथ ही लद्दाख का भी है। ठीक है, तो ये अच्छा यहाँ पे दे रखा है शॉर्ट में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, इंदिरा साहनी बानम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय में से संबंधित है? इंदिरा साहनी बानम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है, आपको बतानी है। तो ये संबंध है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, है ना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। देख लीजिए थोड़ा सा,
इंदिरा साहिनी बानम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरी में आरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देकर सरकार निर्णय को बनाए रखा और परंतु क्रीमी लेयर व आर्थिक रूप से सशक्त समूह को इससे बाहर रखा था। ठीक है, तो क्रीमी लेयर में तो ये आपको छूट नहीं मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं? बताना है कौन से मामले उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मूल अधिकारों के प्रवर्तन, अर्थात सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? आसान सा सवाल है, अनुच्छेद 233 में आता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। मैच करना है यहाँ पे, ठीक है, इधर सम्मिलित करना है। सबसे पहले दे रखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये क्या है? तो ध्यान रखना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है हमें सशरीर चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है हमें सशरीर चाहिए। ठीक है, परमादेश का क्या अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अधीनस्थ न्यायालय का लेख, प्रतिषेध का मतलब। ठीक है, उत्प्रेषण का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है पूर्णतः सूचित कीजिए। ठीक है, उत्प्रेषण का अर्थ होता है पूर्णतः सूचित कीजिए। और अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किसी अधिकार से। तो अर्थात यहाँ पे ई का 2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे ई का 2 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है ना। और ए का आप देखेंगे तो 4 है, तो ए का 4 यहाँ भी नहीं है। ठीक है, अर्थात इसका सही आंसर सी लग रहा है। ठीक है, चलिए तो ये था महत्वपूर्ण आपका 42 प्रश्न। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये लिस्ट दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे देखेंगे कि जो बड़ा सर्वोच्च न्यायालय है या फिर कह सकते हैं सबसे छोटा न्यायालय न्याय पंचायत, इससे ऊपर होता है मुंसिफ न्यायालय, इसी के ऊपर होता है जिला या सत्र न्यायालय, इससे ऊपर होता है उच्च न्यायालय जो कि इसकी संख्या 25 है अभी, और इससे भी सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय जो कि 1 है भारत में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखिएगा सबसे पहला प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरा लाल जेकानिया, 1950 से लेकर के 1951 तक रहे थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा वर्तमान में देखेंगे 50वां जो नंबर पर बने थे वो डॉक्टर DY चंद्रचूड़ 2022 से लेकर के आप देख लीजिएगा कि अभी ये करंट का स्टेटस क्या है इसका। फिलहाल ये 50वें नंबर के हैं DY चंद्रचूड़। ठीक है, और ये जो ध्यान रखना है जो प्रथम जो महिला जो न्यायाधीश बनी थी जस्टिस फातिमा बीबी बनी थी, कब? 1989 में। ठीक है, और प्रेजेंट में जरूर याद रखिएगा कि 3 राज्यों में देखेंगे जहाँ पे उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन कौन? एक तो आपका हिमा कोहली है, बेला त्रिवेदी है, बीबी नागरत्ना है। तीनों का भी नाम याद रख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 42 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।